ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, जो लास्ट कैटेगरी आइसोमर्स की कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन बताई थी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसमें फ्री रोटेशन होगा अराउंड सिग्मा बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, जिनको याद है एक बारी जो मैंने पुराने नोट्स करवाए थे उनमें भी एक बार चेक करना। ठीक है, नाउ ओके, तो नाउ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ और बातों को पता होना जरूरी है। मैं एक बार बता देती हूँ जिन बच्चों को याद नहीं है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स थे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इट अगेन। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ व्हाट वाज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो आई टोल्ड यू गाइज दैट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर दोज where there is different orientation arises due to free rotation. ठीक है, due to different orientation arises due to free rotation along a sigma bond. ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको इस तरीके का न्यूमैन प्रोजेक्शन भी दिखाया था। मान लो यहाँ पे ये मैं इथेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सो वन कॉन्फर्मेशन इज लाइक दिस वन, ये हमारे पास एक्लिप्स्ड कहलाएगी, और द अनदर कॉन्फर्मेशन बाय रोटेटिंग दिस वन। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फर्मेशन बन सकती हैं बाय जस्ट रोटेशन, बाय कीपिंग द वन मॉलिक्यूल सेम। और पीछे वाले को अगर आप हर एक डिग्री एंगल से भी रोटेट करोगे, सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मेनी कॉन्फर्मेशन कैन पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन में बताया था अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ और बातों का पता होना जरूरी है। तो पहली जो बात है वो है ये, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। First point that we should know is free rotation. What is free rotation? उसने बोला a sigma covalent bond undergoes free rotation at room temperature। कि कोई भी हमारे पास, हम लोग जब भी सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन आता है व्हाट इज कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स किनको कहते हैं, या फिर रोटामर्स, ठीक है, या फिर कन्फर्मेशंस। तो they all are same. So let's understand what is this one. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बताएं तो we will say that the in
finite number of spatial arrangement. तो ये क्या है? These are nothing but infinite number of arrangement, number of orientation arises due to free rotation along sigma bond. तो sigma bond के along जब घुमाने से जो भी फ्री रोटेशन आ रही है, जो भी कन्फर्मेशंस बन रही है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर्स. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन कन्फर्मेशनल एनर्जी है. तो जो भी हमारे पास बैरियर आएगा उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रोटेशन एंड तो मैं यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनर्जी भी लिख देती हूँ. सो व्हाट इज कन्फर्मेशनल एनर्जी? So the rotation energy, conformational energy is basically the rotational energy barrier. It is rotational energy barrier. कितनी एनर्जी लग रही है रोटेशन में एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. फिर आता है एंगल ऑफ रोटेशन. ठीक है. ये तो आई थिंक सब बता सकते हैं. इसको 2-3 नाम है एंगल ऑफ रोटेशन. डाईहेड्रल एंगल और इसको शॉर्ट में बोलते हैं DHA या फिर टॉर्शनल एंगल. बोथ ऑल आर सेम थिंग. ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन द टू ग्रुप्स अटैच. इंटरफेशियल, मैं इसको बताती हूँ क्या है ये. इंटरफेशियल एंगल्स बिटवीन द ग्रुप्स attach at 2 sigma bonded atom. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ध्यान से देखना. ये मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से बता रही हूँ. मान लो ये मैंने इथेन मॉलिक्यूल ले लिया. ठीक है. अब ये फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन वाला हाइड्रोजन है बच्चों, वो भी जस्ट इसके पीछे. क्या है? जस्ट इसके पीछे. हम लोग देख नहीं सकते उसको ऐसे. ठीक है. तो अब इनके बीच में क्या एंगल हो गया? ठीक है. मतलब अगर मैं इसकी 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बना दूं, अगर एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तो इनका आपस में क्या एंगल होगा? अगर आप यहां से देख रहे हो तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इसके जस्ट पीछे. तो इन दोनों का अगर मुझे एंगल निकालना हो तो बच्चों इट इज 0 डिग्री. तो ये 0 डिग्री क्या है? डायहेड्रल एंगल है. ठीक है. अगर मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट करके यहाँ पे आ गया. ठीक है. तो अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? सो व्हाट इज द एंगल? 30 डिग्री. तो ये क्या हो गया? डायहेड्रल एंगल हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू द स्ट्रेन्स. स्ट्रेन्स कौन कौन से स्ट्रेन्स लगते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं. तो स्ट्रेन्स हम लोग बोलते हैं कि कई सारे स्ट्रेन्स हैं, जैसे उनका सबका मीनिंग ये एक ही है. टॉर्शनल स्ट्रेन मैं समझा देती हूँ. पहला आता है टॉर्शनल स्ट्रेन, STRAIN. फिर सेकंड आता है हमारे पास वैन डर वाल्स स्ट्रेन. ठीक है. और जो थर्ड आएगा वो आएगा एंगल स्ट्रेन. तो टॉर्शनल स्ट्रेन में बता देती हूँ बच्चों. और लास्ट वाला जो मैं बता रही थी, द थर्ड इज एंगल स्ट्रेन. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दी स्ट्रेन्स. सो सबसे पहले टॉर्शनल स्ट्रेन, और इसको इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं. तो हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज रिपल्शन, कि क्या रिपल्शन हो रही है बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एडजेसेंट एक्लिप्स्ड बॉन्ड. ठीक है. तो बेसिकली इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज eclipsing strain. ठीक है. एंड इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, so I'm just writing down here first. Electronic repulsion between the bond pairs of two adjacent bond pairs of two adjacent
एक्लिप्स्ड बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देंगे, जैसे ये मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन ही ले लिए, 2 एक्लिप्स्ड बॉन्ड हमारे पास ये हो गए। तो ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है, जो स्ट्रेन लग रहा है, दैट स्ट्रेन इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, जैसे अब मैं अगर इसको सोहर्स प्रोजेक्शन से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो इस यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी स्ट्रेन लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। इसके बीच में और इसके बीच में जो भी स्ट्रेन लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। फिर आता है वैन डर वाल्स स्ट्रेन। वैन डर वाल्स स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं इट इज अ रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप अटैच्ड एट एडजेसेंट बॉन्ड। तो ये भी सेम ही चीज है, इट इज ड्यू टू द ग्रुप्स attached at adjacent bonds। ठीक है, और जनरली हम लोग इसको फॉर हाइड्रोजन इट इज कंसिडर्ड एज जीरो। हाइड्रोजन की वजह से हम लोग बोलते हैं इट इज कंसिडर्ड एज जीरो, बाकी ग्रुप्स के लिए कंसिडर करेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन। एंगल स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इट अराइजेस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल्स। तो ये क्यों होगा? ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, और ये जनरली आता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, फाउंड इन एसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? अराउंड 109, बट इसका कितना बॉन्ड एंगल है? कैन यू टेल मी बच्चों? सो व्हाट इज द एंगल? 120, 120 है ना ये वाला। तो ये क्या हो रहा है? 109 होना चाहिए, 100 सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कितना बॉन्ड एंगल है? 60 है, नॉट दिस वन, 60 बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, होना चाहिए कितना? 109, वो नहीं है, 60 है, तो क्या होगा? एंगल स्ट्रेन लगेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। ठीक है, आई होप तीनों स्ट्रेन क्लियर है। नाउ आते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पे, ध्यान से सुनना भी। ठीक है, तो मैं पहले आपको इथेन मॉलिक्यूल का बना के दिखा रही हूँ, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। ठीक है, so for example I'm having ethane as this one which is CH3 और मैंने इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाई, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो पीछे वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन ये है। ठीक है, अब हम लोग 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट करा, 60 डिग्री फ्रंट वाले को फिक्स रखा है, पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर से अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूं, फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों? ये तो फिक्स है। ठीक है, तो अब मैंने इसको पहले इधर रोटेट करा है, अब मतलब हम लोग इसी डायरेक्शन में जाने क्लॉकवाइज। तो ये वाला एटम क्या आ जाएगा? इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट कन्फर्मेशन, इट इज सेकंड कन्फर्मेशन, और ये क्या होगी? थर्ड। और अगर मैं इसको फिर से रोटेट करूँ 60 डिग्री, ठीक है, ये वाले को, ये फिर से रोटेट होके कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से रोटेट करा है इसको, ध्यान से देखना, तो मेरे पास कॉन्फर्मेशन आई है ये। ठीक है, फोर्थ। नाउ आई थिंक पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई है। तो अगर आप यहाँ से आइडिया लगाओ तो क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो इक्विवेलेंट है, और सेकंड और फोर्थ क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाली कॉन्फर्मेशन एक्लिप्स्ड थी, इफ दिस इज स्टैगर्ड, तो नेक्स्ट क्या आ गई? एक्लिप्स्ड आ गई, और ये क्या आ गई? स्टैगर्ड आ गई, देख लेना। ठीक है, नाउ if I just want to draw energy level diagram,
सो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम क्या आएगा, ये इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल और इधर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्लिप्स्ड में और स्टैगर्ड में किसकी एनर्जी ज्यादा है बच्चों? एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा है बिकॉज स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। तो अगर मैंने मैक्सिमम एनर्जी ये ले लिया, ठीक है, स्टैगर्ड यहाँ पे आ गया, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, और ये चेन ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो इफ दिस इज फर्स्ट कंफर्मेशन की एनर्जी, ये सेकंड की होगी, थर्ड की फिर ऊपर पहुंच गई, ये फिर से फोर्थ पहुंच गया, ये फिर से फिफ्थ पहुंचेगा, ठीक है, देन सिक्स एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो अब हम लोग एंगल कितना लेके जा रहे हैं, हम लोग हर बारी 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस विल बी 120, इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, एंड देन 360, यही आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो टॉर्शनल स्ट्रेन किस में होगा, मैंने बताया था, तो ये एक्लिप्स्ड में मैक्सिमम होगा, ठीक है, और स्टैगर्ड में 0 होगा, है ना। मैक्सिमम क्यों है एक्लिप्स्ड में, क्योंकि देखो वही सिचुएशन है, ये एक्लिप्स में बिल्कुल इसके पीछे आ रहा है तो इसमें रिपल्शन आएगी, लेकिन स्टैगर्ड में यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर है तो कोई रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। ओके, वैंडरवाल स्ट्रेन की बात करें तो मैंने बताया था वैंडरवाल स्ट्रेन ड्यू टू हाइड्रोजन हम लोग 0 मानते हैं, तो एक्लिप्स्ड में भी 0 और स्टैगर्ड में तो होगा ही 0। चलो ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं प्रोपेन का बनाना चाहूँ, प्रोपेन से बेटर है, सो लेट्स डू इट फॉर प्रोपेन का, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। प्रोपेन का मतलब इसका कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं ब्यूटेन का बता रही हूँ, सो डू इट फॉर योर बाय योरसेल्फ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन का कैसे करेंगे बच्चों, ब्यूटेन इज दिस, देखो यहाँ पे जो हम लोग मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग इट लाइक दिस वन। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये CH2, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिए, जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये C है, C है, CH3 HH, CH3 HH, समझ में आ रहा है। तो मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो ये वाला कार्बन है, ये वाला, हम लोग यहाँ से नहीं देख रहे, यहाँ से नहीं देख रहे, हम लोग इधर से देख रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना, 2 कॉन्फर्मेशन 2 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये तरीका है जो मैंने आपको बना के बताया है फर्स्ट, या फिर हम लोग इसको ऐसे ऑब्जर्व करें, मतलब इसी से ही, ठीक है। मैं इसको येलो कर देती हूँ। तो अगर आप येलो से ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, येलो कार्बन से, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना, इसके कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फर्स्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है ना, और सेकंड कार्बन ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन के पास क्या लग रहा है, इथाइल, दैट इज CH2CH3, और क्या लग रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है, ये है, ठीक है। बट हमें पता चला कि इथाइल हाइड्रोजन रिपल्शन इज कंपैरेटिवली लेस देन मिथाइल हाइड्रोजन, मतलब जब हम लोग इनकी कॉन्फर्मेशन बनाएंगे ना तो इनके बीच में जो रिपल्शन हो रही है वो ज्यादा है, दिस रिपल्शन मोर
और वहां पे जो रिपल्शन हो रही है, इनके बीच में जो रिपल्शन हो रही है वो कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनके डायग्राम्स को पढ़ना कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। तो सो वी विल से दैट सो दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ एंड वी विल एनालाइज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनालाइज कर लूँ तो ध्यान से देखना, पहले मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, 60 डिग्री रोटेट करना है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहले हमने यहाँ से शुरू करा, ये मेरे पास फ्रंट कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और सेकंड कार्बन जो बैक कार्बन है उस पे भी क्या लग रहा है, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बच्चों ये कैसी कॉन्फर्मेशन आएगी, दिस इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड। कौन सी कॉन्फर्मेशन है ये, एक्लिप्स्ड। अब हमने इसको 60 डिग्री रोटेट करा है, 60 डिग्री करा है, तो फ्रंट को मैंने फिक्स मान ली, पीछे वाले को रोटेट कर इधर क्लॉकवाइज में। तो फ्रंट वाले को फिक्स मान लिया, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको रोटेट कर दिया, मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इस सेकेंड कॉन्फर्मेशन आ गई, ठीक है। फिर दोबारा से 60 डिग्री रोटेट करा, मतलब इसका 60 करा, टोटल तो 120 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मिथाइल, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, अब ये मिथाइल किधर हो गया, इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये मेरे पास थर्ड कॉन्फर्मेशन आ गई। फिर 60 डिग्री घुमा दो, फिर घुमा दिए 60 डिग्री, ये मिथाइल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, अब मिथाइल इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये फोर्थ कॉन्फर्मेशन हो गई, ठीक है। नाउ प्लीज हैव अ लुक अगेन, ठीक है, फोर्थ। अब मैं फिर से 60 डिग्री घुमा रही हूँ, तब तक घुमाना है जब तक मुझे वापस यही ना मिल जाए, ठीक है। फिर से 60 डिग्री घुमाया, तो अब यहाँ पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अब मिथाइल इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर 60 डिग्री घुमा दो, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब मिथाइल इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, फोर्थ वॉज दिस वन, दिस इज फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट कॉन्फर्मेशन हमारे पास, ये कैसी कॉन्फर्मेशन कहलाएगी बच्चों, फर्स्ट कॉन्फर्मेशन हमारे पास कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज फुली एक्लिप्स्ड, बिल्कुल एक्लिप्स्ड है, मतलब बल्कि के पीछे बल्कि लगाया हुआ है हमने, ठीक है। सेकेंड वाली कॉन्फर्मेशन जो है और फोर्थ वाली कॉन्फर्मेशन, ध्यान से देखना, सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सेकेंड और मैं कौन सा दिखाना चाह रही हूँ, यस सेकेंड और सिक्स्थ, सेकेंड और सिक्स्थ है ना, सेकेंड और सिक्स्थ एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बस मिथाइल इधर की साइड है, इसमें इधर की साइड है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या है, सेकेंड और जो सिक्स्थ कॉन्फर्मेशन है दे आर सेम, है ना। ये अब कंप्लीटली स्टैगर्ड नहीं है, कंप्लीट स्टेबल नहीं है, ये कैसी कॉन्फर्मेशन कहलाएगी, गॉश, है ना। क्यों इसका नाम गॉश है, इसको कंप्लीट स्टैगर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो इनके बीच में भी तो वैंडरवॉल रिपल्शन लगेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वैंडरवॉल रिपल्शन लग रहा है। नेक्स्ट आता है थर्ड, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वाला हम लोग कहेंगे, एज दिस इज नॉट कंप्लीटली एक्लिप्स, दिस इज नोन एज पार्शियली एक्लिप्स्ड। सो थर्ड और कौन सा मैच कर रहा है, फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है। लास्ट बचता है फोर्थ, तो फोर्थ हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एंटीफॉर्म और स्टैगर्ड, ये हमारे पास कहलाएगी कंप्लीटली स्टैगर्ड, और इसको हम बोलते हैं एंटी, मतलब बिल्कुल दूर है, मिथाइल मिथाइल के बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है। देख लो इसको एक बार अच्छे से। So first is eclipsed, fully eclipsed. The second and sixth are gauche, तो ये complete staggered नहीं है. Fourth is complete staggered, also called as antiform. और हमारे पास जो थर्ड और फिफ्थ है वो सेम होंगे, they are called as partially eclipsed, ठीक है। अब अगर इनकी हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करें बच्चों, तो कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट स्टेबल, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूँ, ठीक है। तो इनकी अगर स्टेबिलिटी देखें तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, विच इज द मोस्ट स्टेबल, एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, दैट इज कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। एंटी के बाद गॉश वाला स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में कम रिपल्शन है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई गॉश, गॉश मतलब सिक्स्थ और सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगी पार्शियली एक्लिप्स, विच इज थर्ड एंड
5th, और लास्ट हमारे पास बचेगी फुली एक्लिप्स विच इज 1st। फाइन, ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर हम इनको बनाएं तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। तो हियर इफ आई एम स्टार्टिंग तो फुली एक्लिप्स्ड फर्स्ट, फिर हमारे पास कौन सी फॉर्म आई थी बच्चों? उसके बाद आई थी गॉश। फर्स्ट के बाद एक बारी पीछे जाके अच्छे से देखना, ठीक है। फर्स्ट, फिर सेकंड था गॉश, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड आया था पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर फोर्थ आया था एंटी, फिर थर्ड और फिफ्थ सेम था, फिर गॉश आया था और फिर फर्स्ट वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, ठीक है। और वो फिर से वही हो गया, ठीक है, क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे पास एंगल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, दिस इज 60 डिग्री, दूसरा वाला हमारे पास 120 आएगा, 120 के बाद फिर से 60 जोड़ देंगे इसमें, 60 जोड़ा 180, फिर हमने 60 जोड़ा 240, फिर 60 जोड़ा 300, फिर 60 जोड़ दिया 360, ठीक है। इज इट फाइन? ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गया, ओके। नाउ अब थोड़े से हम लोग कुछ स्पेशल केसेस बता देते हैं, ध्यान से सुनना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है? तो अब हम लोग उनके केस में देख रहे हैं जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग केस ले रहे हैं जैसे ये GCH2CH2OH, ठीक है। तो G कैन बी सच मॉलिक्यूल विच कैन अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद OH, तो G कैन बी OH, G कैन बी NH2, G कैन बी फ्लोरीन, G कैन बी OR2, NR2, COOH, CHO एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब गॉश फॉर्म याद है आपको? तो गॉश फॉर्म हमारे पास क्या थी? जैसे मान लो मैंने एक ये कॉन्फर्मेशन दी, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास 3 टाइप की फॉर्म बन रही थी, ये वाली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। मैंने ये ले लिया G, यहाँ HH आ जाएगा, इस वाले कार्बन से देख रहे हैं हम लोग, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लग रहा है? यहाँ पे मैंने ले लिया OH, और यहाँ पे क्या आ गया? H और H, ठीक है ना। अब मैं यहाँ फ्लोरीन ले लेती हूँ, G को मैंने क्या ले लिया? G को मैंने F मान लिया, G इज इक्वल्स टू F, ठीक है। मैं F भी लिख देती हूँ इसकी जगह। सो इफ G इज इक्वल्स टू F, ठीक है। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे, फर्स्ट है फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। व्हेन यू रोटेट दिस एज 60 डिग्री यू विल गेट द गॉश फॉर्म, ठीक है, ये बनेगी। OH को मैं ऐसे लिख रही हूँ, क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे, फिर मेरे पास ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। करते रहना इसको, ये आएगा, ठीक है। मैं 4 ही बना रही हूँ क्योंकि फिर रिपीट होने लगेगा। फिर 60 डिग्री करोगे, फिर हमारे पास एंटी फॉर्म आ जाएगी, FOH, यहाँ HH, ठीक है। दिस इज फोर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो फॉर्म है, फोर्थ वाली फॉर्म, ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑफ एंटी कॉन्फ़िगरेशन, ये एंटी है, ठीक है। थर्ड वाली एंटी नहीं है, फोर्थ वाली एंटी है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी अगर मैं इनकी बात करूं, ध्यान से देखना, अगर हम लोग इनकी बात करें तो जो मेरे पास सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए? कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है, तो अगर मैं वैसे बताऊं तो होना चाहिए था जो अभी तक हमने पढ़ा है, फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, देन थर्ड और देन फर्स्ट, ये होना चाहिए था स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बट दिस इज अ रॉन्ग ऑर्डर, है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म अगर मैं देखूं, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज द गॉश, ठीक है। तो इनमें द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर इज गॉश। उसका रीजन है क्या, बताते हैं। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर इज गॉश, ठीक है। वाई? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो, गॉश और एंटी में गॉश क्यों स्टेबल है?
तो ये है उसका रीजन। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, हियर इट इज OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन और इनके बीच में क्या हो जाएगी, इट विल अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इट विल गेन स्टेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। एंटी के केस में वैसा कुछ नहीं आ रहा है। सो एंटी इज सिंपल, यहाँ पे OH। तो रिपल्शन इसमें कम है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। तो दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। क्लियर है? तो अब जितने भी आप केसेस देखो तो उधर देख लेना इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आई एम टीचिंग यू द कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी हम लोग साइक्लोहेक्सेन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत फेमस है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एज यू कैन सी, इसको जो हम लोग जनरली बनाते हैं ऐसे, तो ये भी कई सारी कॉन्फर्मेशन में हमें मिलती है। तो सारी कॉन्फर्मेशन मैं बता देती हूँ। तो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन 4 कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन 4 कॉन्फर्मेशन। व्हाट आर दैट कॉन्फर्मेशन? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो 4 कॉन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगी। पहली आती है चेयर, ध्यान से सुनना। पहली आएगी चेयर ऐसे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज चेयर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है हाफ चेयर। ये हाफ चेयर। ठीक है, थर्ड आती है ट्विस्ट बोट। छह कार्बन पूरे हुए ना, 1 2, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये कहलाती है ट्विस्ट बोट। बोट को ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, और लास्ट आती है बोट। बोट इज सिंपल ऐसे। ठीक है, ये 4 कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती है। दीज आर इंटरचेंजेबल। ये इसमें भी चेंज हो सकती है, ये इसमें चेंज हो सकती है, मतलब आपस में ये इंटरकन्वर्टेबल है ना, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं कि इनमें स्टेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाए, विच फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो इनका ऑर्डर मैं बता देती हूँ। दिस इज बोट, लास्ट वाली है बोट। ठीक है, सो लेट मी टेल यू द स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट, देन वी विल फर्दर मूव। ठीक है, तो इनमें सबसे स्टेबल है बच्चों बोट। तो बोट फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म आउट ऑफ दोज। बोट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, अब आपको देखने से कुछ और लगेगा, बट मैं एक्चुअल नंबर में बता रही हूँ। बोट के बाद सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। सबसे स्टेबल फॉर्म है चेयर। सॉरी, सबसे स्टेबल फॉर्म है चेयर। चेयर के बाद जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म आती है, दैट इज ट्विस्ट बोट। ठीक है, लगने में देखने में ऐसा लग रहा है शायद ट्विस्ट बोट नहीं होगी, बट ये सारा टॉर्शनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ट्विस्ट बोट के बाद नेक्स्ट स्टेबल फॉर्म आती है बच्चों हमारे पास बोट, एंड द लीस्ट स्टेबल इज हाफ चेयर। ये याद रख लेना, बहुत बारी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर जेई नीट में, तो डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मोस्ट स्टेबल है, कौन सी नहीं है। अब इन सारी फॉर्म्स को डिटेल में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं चेयर फॉर्म। ठीक है, तो इन सब में से डिटेल में सिर्फ पढ़ा जाता है चेयर फॉर्म को। ठीक है, अब चेयर फॉर्म की बात करें तो बच्चों मैं दोनों फॉर्म लिख रही हूँ, इसकी ध्यान से सुन लेना। तो एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, चेयर और बोट में। तो चेयर फॉर्म मैंने ये ड्रॉ करी थी। ठीक है, दिस इज द चेयर फॉर्म। ठीक है, चेयर लग रही है सोफे जैसा, है ना।
तो अब इस चेयर फॉर्म में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखो, एक का मैं बना के दिखा रही हूँ, फिर दोनों अलग-अलग बनाऊँगी मैं। एक ऐसे ये स्ट्रेट होगा और एक ऐसे टिल्टेड बॉन्ड आएगा। इस कार्बन पे ऐसे बॉन्ड आएगा, है ना? तो जो स्ट्रेट वाला है बच्चों, दिस बॉन्ड इज नोन एज एक्सियल और ये वाला बॉन्ड कहलाएगा इक्विटोरियल, ठीक है? अब मैं सारे एक्सियल्स बनाती हूँ एक स्ट्रक्चर में और एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगी इक्विटोरियल, ठीक है? तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग द ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो एक्सियल, लेट्स हैव अ लुक हियर। सो वन इज हियर, जस्ट अ सेकेंड, टॉप पे इसका एक्सियल ऊपर है, नीचे वाले का एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल नीचे की डायरेक्शन में होगा, ये होगा नीचे। फिर नेक्स्ट वाले का ऊपर, मतलब ये ऊपर नीचे चलता रहता है। एडजेसेंट मतलब ऑल्टरनेट का ऊपर होगा, जैसे देखो इसका ऊपर है, इसका ऊपर है, लेकिन एडजेसेंट पे नीचे ऊपर। अभी इसका मैंने ऊपर बना दिया तो नेक्स्ट का नीचे बनाना होगा, ठीक है? इसका नीचे बन गया तो इसका कहाँ जाएगा? ऊपर बनेगा। इसका ऊपर बन गया तो इसका कहाँ बनेगा बच्चे? नीचे बनेगा, ठीक है? ये इतने पास नहीं होते, ये पीछे की साइड है। 3D डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये पीछे की साइड है, ठीक है? तो ये बन गया एक्सियल। अब मेरे को अगर इसका इक्विटोरियल बनाना हो तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से देखो, ठीक है? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो इसका एक्सियल ऊपर था, इसका एक्सियल ऊपर था, तो इक्वेटोरियल नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो अब फिर ऊपर नीचे वैसे ही कर लो, तो इसका इक्वेटोरियल हो गया नीचे, ठीक है? अगर इसका नीचे है तो एडजेसेंट वाले का इक्वेटोरियल ऊपर, इस तरीके से, ठीक है? टिल्टेड होंगे। इसका ऊपर आ गया तो एडजेसेंट वाले का नीचे आएगा, ये नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है? इसका नीचे आ गया तो एडजेसेंट वाले का ऊपर आएगा, इसका ऊपर आ गया तो इसका नीचे आ जाएगा, इसका नीचे आ गया तो इसका ऊपर आ जाएगा। ये पोजीशन होगी, है ना? ये टिल्टेड होगा हल्का सा, ठीक है? तो अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर में बनाने हैं सारे, तो देखो, तो ये वाला इधर एक्सियल होगा, इसका इक्वेटोरियल ऐसे, ठीक है? फिर इसका एक्सियल नीचे आ गया तो इसका एक्सियल बच्चों ऊपर जाएगा और इक्वेटोरियल ऐसे बनेगा। फिर एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर, एक्सियल ऊपर, इक्वेटोरियल नीचे, ठीक है? और एक बार आप खुद से ड्रॉ करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऊपर था एक्सियल तो इसका एक्सियल नीचे और इक्वेटोरियल ऊपर, ऐसे, इस डायरेक्शन, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके। अब ध्यान से सुनना, तो अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा है, ध्यान से सुनना, एक्सियल मैंने जब बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है? मैं नीचे वाला बनाती हूँ, ठीक है? तो अगर हम लोग एक्सियल पे बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स रख दें, ये मेरे पास एक्सियल पोजीशन है, ध्यान से देखना, ये वाला एक्सियल है, ये वाला एक्सियल था, मैं सिर्फ इनको दिखा रही हूँ, ये नीचे आ गया था, ठीक है? अब मैंने अगर कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रख दिए तो इधर क्या हो सकती है बच्चों? देयर इज अ चांस ऑफ रिपल्शन। क्या हो सकता है यहाँ पे? रिपल्शन हो सकता है। तो 1,3 इस रिपल्शन को बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन या 1,3 डायएक्सियल स्ट्रेन। तो इस रिपल्शन से बचने के लिए जनरली जो बल्की मॉलिक्यूल्स हैं, बल्की एटम्स या ग्रुप्स आर प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। बल्कि एटम्स प्लेस करे जाते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे टू अवॉइड 1,3 डायएक्सियल स्ट्रेन, ठीक है? टू अवॉइड 1,3 डायएक्सियल स्ट्रेन, ठीक है? तो ये याद रखना पॉइंट, तो हमेशा इक्वेटोरियल पे रखे जाते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले अगर मैं बॉन्ड्स बना रही हूँ तो ये इस तरीके का होगा, ध्यान से देखना। इक्वेटोरियल पे अगर मैंने कोई बल्कि ग्रुप रख दिया, अब आपको लग रहा होगा मैम इक्वेटोरियल पे भी होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इज इट फाइन? सो देयर विल बी लेस रिपल्शन। ओके बच्चों? सो ये था पूरा कंफर्मेशन के बारे में, तो इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है? तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। मगर अगर मान लो मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुन लेना, कि मेरे पास ऐसे मेरे को दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक सी एम ई लगाया हुआ है अबव द प्लेन। क्या लगाया है बच्चों? अबव द प्लेन। और एक कॉन्फर्मेशन है यहाँ पे CH3 है अबव द प्लेन,
और एक कॉन्फर्मेशन मैं बनानी है मुझे, यहाँ पे CME अबव द प्लेन है और CH3 क्या आ रहा है, बिलो द प्लेन। और अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी द मोस्ट स्टेबल चेयर कॉन्फर्मेशन बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने चेयर ड्रॉ कर ली, चेयर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये कहाँ पे, अबव द प्लेन। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो बल्कि को देखते ही सबसे पहले कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल, एंड दैट इक्वेटोरियल शुड बी अबव द प्लेन। तो अब कौन सा इक्वेटोरियल अबव द प्लेन है, देखो इधर अगर मैं देख रही हूँ तो ये एक्सियल क्या आ रहा है इसका, बिलो, और इसका इक्वेटोरियल कहाँ होगा, अबव द प्लेन है। तो इसको मैंने अबव द प्लेन रख दिया, मतलब CME, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज हियर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज फोर्थ पोजीशन। तो अगर ये मेरी 1 पोजीशन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया। अब 4th पोजीशन पे क्या आएगा, मिथाइल, ठीक है। और ये कैसी पोजीशन बनाई हुई है इसमें, अबव। तो अबव दे रखा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मुझे रखना होगा मिथाइल को, ठीक है। यस देयर विल बी सम स्ट्रेन, यहाँ पे कुछ स्ट्रेन तो होगा, बट वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। तो ये इसकी द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, ये क्या होगी, इसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। अगर इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मुझे ड्रॉ करना हो, अगर इसको करना हो, तो हाउ यू कैन ड्रॉ दिस वन, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो अगेन अबव द प्लेन, अबव द प्लेन में यहाँ पे आ जाएगा ये बल्कि ग्रुप, ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन देखो, तो सबसे पहले बल्कि को रख दिया करो, 1 2 3 4, बिलो। तो इसका जो एक्सियल है वो अबव द प्लेन है और इसका इक्वेटोरियल कहाँ है बच्चों, बिलो द प्लेन। तो इसको मैंने एमई को इधर रख दिया, ठीक है। सो अगर मेरे से कोई कंपेयर करवाए इसमें फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल बताएंगे बच्चों, सेकंड ज्यादा स्टेबल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1,3 डायएक्सियल स्ट्रेन भी नहीं आ रहा है जो फर्स्ट वाला ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। So this is all about confirmation. So the examples and the question I will discuss into the next video. ठीक है? Okay then.